नमस्कार, खबर दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। खबर दुनिया की यानी विश्व की सभी अहम खबरें आधे घंटे में आप तक। सबसे पहले नजर डालते हैं वैश्विक सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के अपने समकक्ष के साथ की द्विपक्षीय बैठक। दोनों देशों के बीच 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मलेशिया को बताया अहम साझेदार। भारत और जापान के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वार्ता को बताया भारत की एक्ट ईस्ट नीति का स्वाभाविक विस्तार। कहा बढ़ती रहेगी दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी। जापान का खुले, मुक्त और नियम आधारित हिंद प्रशांत पर जोर। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम के प्रयासों के बीच गाजा में 6 इजरायली बंधकों के शव बरामद। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा शहादत नहीं जाएगी व्यर्थ। संघर्ष विराम पर बातचीत के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति से की मुलाकात। शिकागो में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ट्रंप पर करारा हमला। कहा दुनिया में अमेरिका की साख गिरा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस को राष्ट्रपति बाइडेन ने बताया सबसे योग्य प्रत्याशी। हिलरी क्लिंटन ने भी कमला हैरिस की जीत का किया दावा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा एमपॉक्स कोई नया कोविड-19 नहीं, सभी देशों के साथ मिलकर निपट सकते हैं इस चुनौती से। कांगो में एमपॉक्स के कारण 570 से अधिक लोगों की मौत। मदद के लिए अमेरिका और जापान से लगाई गुहार। मंकी पॉक्स को लेकर दिल्ली अलर्ट। और सबसे पहले रुख करते हैं एशिया महाद्वीप की ओर। मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भारत दौरे पर हैं। पिछले 6 साल में यह पहला मौका है जब कोई मलेशियाई प्रधानमंत्री भारत पहुंचा है। मलेशिया के प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति भवन में परंपरागत तरीके से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में दोनों देशों के बीच 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट बताते हुए कहा कि भारत और मलेशिया आपसी सहयोग को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नमस्कार। This is a very important personal visit and also on behalf of the Malaysian government because Perdana Narendra Modi ji is mere dosti. एक्सेलेंसी, आपकी मित्रता और भारत के साथ संबंधों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता के लिए हम आभारी हैं। आपकी इस यात्रा से आने वाले दशक के लिए हमारे संबंधों को एक नई दिशा मिली है। आसियान और दक्षिण पूर्वी एशिया के अहम देश मलेशिया के प्रधानमंत्री के साथ भारतीय प्रधानमंत्री की नई दिल्ली में हुई द्विपक्षीय मुलाकात को संबंधों की नई ऊंचाई माना जा रहा है। मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का भारत दौरा समग्र आर्थिक सहयोग समझौते की ओर बढ़ता हुआ एक और कदम है। सेमीकंडक्टर, फिनटेक, रक्षा उद्योग, एआई और क्वांटम में हमें आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। हमने भारत और मलेशिया के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट के रिव्यू में गति लाने पर बल दिया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए डिजिटल काउंसिल की स्थापना करने का और स्टार्टअप अलायंस बनाने का निर्णय लिया है। भारत के यूपीआई और मलेशिया के पे नेट को जोड़ने के लिए भी काम किया जाएगा। भारत मलेशिया के बीच कुल 8 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए।
जिसमें स्वास्थ्य, मानव संसाधन, डिजिटल, संस्कृति, पर्यटन, गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस फाइनेंस क्षेत्र में सहयोग शामिल रहा। इसके साथ ही नवे भारत मलेशिया सीईओ फोरम की रिपोर्ट सबमिट की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान में एफटीए को समयबद्ध तरीके से लागू करने की भी मंशा जाहिर की। साथ ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। हम सहमत हैं कि भारत और आसियान के बीच एफटीए की समीक्षा को समयबद्ध तरीके से पूरा करना चाहिए। 2025 में मलेशिया की सफल आसियान अध्यक्षता के लिए भारत पूरा समर्थन देगा। हम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ओवरफ्लाइट के लिए प्रतिबद्ध है और सभी विवादों के शांतिपूर्वक हल का पक्ष रखते हैं। मलेशियाई प्रधानमंत्री ने भारत के पारंपरिक ज्ञान, विरासत और महान इतिहास की प्रशंसा की। उन्होंने दोनों देशों के बीच समग्र आर्थिक समझौते की दिशा में आगे बढ़ने पर विशेष जोर दिया। We realize under our generation that this must be further strengthened in a multitude of areas, which covers, as the Prime Minister has rightly put, digital and investments and trade, in construction and modern agriculture, education, research, all fields, including military collaboration in terms of joint operations to safeguard our borders, and we look forward to that further enhanced relations. बीते 2 साल में भारत मलेशिया के बीच रिश्तों में प्रगाढ़ता आई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक में सहयोग बढ़ा है। उम्मीद है दोनों ही देश साथ मिलकर आर्थिक प्रगति तो करेंगे ही, साथ ही अतिवाद और आतंकवाद के खिलाफ भी लड़ेंगे। तापस भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। क्षेत्रीय सुरक्षा और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत उठाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत और जापान ने आपसी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत किया है। दोनों देशों ने नई दिल्ली में तीसरी भारत जापान 2+2 वार्ता आयोजित की और इसमें दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्री शामिल हुए। वार्ता में हिंद प्रशांत क्षेत्र में विकसित हो रहे सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा की गई और साथ ही साथ सुरक्षा चुनौतियों के साथ सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर भी चर्चा हुई। रक्षा और विदेश मंत्रियों की तीसरी भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जापान के रक्षा मंत्री किहारा मिनोरू और विदेश मंत्री योको कामिकावा का स्वागत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और रक्षा क्षेत्र में जापानी साझेदारी इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी। यह वर्ष भारत और जापान दोनों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अपनी स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की स्थापना के 10 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। 2047 में जब हम स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे कर रहे होंगे, उसके लिए हमने विकसित भारत का एक विजन रखा है। आत्मनिर्भर भारत को प्राप्त करने के लिए डोमेस्टिक डिफेंस कैपेबिलिटीज का निर्माण इस विजन का एक अभिन्न अंग है। डिफेंस टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में जापान के साथ साझेदारी भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उम्मीद जताई कि भारत जापान संबंध और मजबूत होंगे और भारत के लिए ये एक्ट ईस्ट नीति का स्वाभाविक विस्तार है। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में साझा सिद्धांतों पर आधारित हमारी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी रही है, जो आगे भी जारी रहेगी। वार्ता में हिंद प्रशांत क्षेत्र में विकसित हो रहे सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों पक्षों ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने और सहयोग बढ़ाने के लिए रास्ते तलाशने के लिए साझा प्रतिबद्धता जताई। A free, open and rules-based Indo-Pacific is the top priority for both our countries. We explored the possibility of coordinating our respective security and development assistance where our interests converge. We discussed the unfolding new avenues for technology, research and industrial cooperation between us as well. The growth of technology also necessitates human resource cooperation
semiconductors being a very good example. This is crucial for our diversification and de-risking efforts, for our economic and technology security overall, and for sustained economic resilience of the world. मंत्रियों ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया, लोकतांत्रिक मूल्यों और कानून के शासन को बनाए रखने के महत्व पर भी जोर दिया। इस यात्रा से रक्षा संबंधों को और गहरा करने के साथ ही दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने की उम्मीद है। भारत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और रूस सहित चुनिंदा देशों के साथ वार्ता का 2+2 मंत्री स्तरीय प्रारूप रखता है। डीडी न्यूज के लिए जेसिका तनेजा और तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी पोलैंड यात्रा को लेकर पोलैंड में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां रह रहे 25,000 से अधिक भारतीय मूल के लोगों को संबोधित भी करेंगे। भारतीय समुदाय बेसब्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का इंतजार कर रहा है। डीडी न्यूज संवाददाता नीरज सिंह ने पोलैंड में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से खास बातचीत की है। प्रधानमंत्री पोलैंड पहुंच रहे हैं और पोलैंड में उनके दौरे को लेकर भारतीय समुदाय के लोग जो पोलैंड में रहते हैं वो कितने खुश हैं। इनके नारे ये बता रहे हैं कि भारत माता की जय, और प्रधानमंत्री का लगातार ये लोग नाम ले रहे हैं। और इनका मानना है कि प्रधानमंत्री के दौरे से एक नई जान भारत और पोलैंड के रिश्तों में आएगी। और इसके साथ साथ जो भारतीय समुदाय के जो लोग हैं वो काफी खुश हैं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं पोलैंड आप लोगों के बीच में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत करते हैं और हम उनसे कल जाके मिलेंगे और उनसे यही कहेंगे कि आगे भी 20-30 साल तक इंडिया में और रहें, और उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। कल पीएम से मुलाकात होगी आप लोगों की, आप जाएंगे। एज ए यूथ आप कैसे देखते हैं इस प्रधानमंत्री की पोलैंड यात्रा को? बहुत अच्छा है कि वो यहाँ आ रहे हैं काफी लॉन्ग टाइम के बाद। ऑलमोस्ट आई थिंक 40 इयर्स वो यहाँ पर नहीं आए थे बिटवीन, मतलब जो भी प्रधानमंत्री रहे थे इंडिया के। तो ये एक हमारे लिए भी अच्छा है कि हम इतने टाइम से यहाँ पर हैं, तो बिजनेस को मतलब अच्छा लग रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, काफी गर्व महसूस होता है। हम काफी खुश हैं मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, एंड वी होप दैट देयर विल बी सम न्यू अमेंडमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड पोलैंड, सो वी आर वेरी पॉजिटिव फॉर हिज अराइवल्स। वी आर वेरी हैप्पी टू सी हिम हियर। प्रधानमंत्री का भारतीय समुदाय के लोग स्वागत कैसे करेंगे? दिल से। मैं तो यही चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी हमारे जो है उनका पोलैंड में बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से उन्होंने अपने दिल में भारतीय वासियों के दिल में जो जगह बना रखी है वो हमेशा इस तरह से बरकरार रहे और ये कभी कम नहीं होनी चाहिए। और आने वाले टाइम में मैं यही चाहता हूँ कि वही प्रधानमंत्री बने और वही अपनी सीट पे हमेशा रहें, क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए जो किया है वो कोई नहीं कर सकता है। ये आपने देखा कि किस तरीके से उत्साह है, और इनका भी मानना है कि प्रधानमंत्री जिन कार्यों को कर रहे हैं उन कार्यों को लगातार करते रहें, ताकि देश दुनिया में भारत का नाम गर्व से लिया जा सके। और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं वो भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आगे भी इसी तरीके से काम करते रहें और भारत के प्रधानमंत्री बने। कैमरामैन NA शिवा के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज, पोलैंड। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए खबर दुनिया की। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एक तरफ जहां अमेरिका, मिस्र और कतर इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई के समझौते के लिए प्रयासरत हैं, तो वहीं दूसरी ओर मंगलवार को 6 इजरायली बंधकों के शव मिलने से ये वार्ता पटरी से उतरती नजर आ रही है। इजरायली प्रधानमंत्री ने एक बार फिर कहा है कि हमास के खात्मे के साथ ही ये संघर्ष खत्म होगा। 9 महीने बीत जाने के बाद भी इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष रुकने का नाम नहीं ले रहा है।
इस बीच इजराइल और हमास में संघर्ष विराम के प्रयासों के बीच गाजा में इजरायली बंधकों के शव पाए गए हैं। आईडीएफ ने इसको लेकर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बंधकों के साथ इस तरह का व्यवहार तबाही का न्योता है। इजराइल की सेना ने कहा है कि उसने पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के हमले के दौरान बंधक बनाए गए 6 लोगों के शव बीती रात बरामद किए हैं। सेना ने बयान में कहा कि उसके सैनिकों ने दक्षिण गाजा में बीती रात अभियान के दौरान ये शव बरामद किए हैं। सेना के मुताबिक मृतकों की पहचान यागेव बुस्ताव, अलेक्जेंडर डेनकिक, अब्राहम मंडर, योराम मेस्गर, नदाव पोपलवेल और हाइम पेरी के रूप में हुई है। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनके लोगों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी और इजराइल तब तक लड़ाई जारी रखेगा जब तक हमास पर पूर्ण विजय प्राप्त नहीं हो जाती। इस बीच मृतक बंधकों के परिजनों ने हमास के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मेरे चाचा को उनके घर से हमास के आतंकवादियों ने अगवा कर लिया था। अब उनका शव बरामद किया गया है। हम चाहते हैं कि अब जिनके प्रियजन भी गाजा में बंधक बने हुए हैं उनकी जल्द से जल्द सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित हो। साथ ही हमास के आतंकियों से इन मौतों का बदला लिया जाए। ये शव ऐसे समय में बरामद हुए हैं जब अमेरिका, मिस्र व कतर इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम समझौते के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मंगलवार को मिस्र पहुंचे और इस सप्ताह के अंत में होने वाली वार्ता में गाजा में संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई से जुड़े समझौते पर संभावित प्रगति के क्षेत्रों पर जोर दिया। एंटनी ब्लिंकन ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी से मुलाकात की, जो कि अमेरिका और कतर के साथ मिलकर महीनों से गाजा वार्ता में मध्यस्थता कर रहा है। एंटनी ब्लिंकन ने इस बीच जानकारी दी कि सोमवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने गाजा में संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई में आ रही रुकावटों को दूर करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। एंटनी ब्लिंकन ने हमास से भी ऐसा करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बैठक में पुष्टि की है कि इजराइल प्रस्ताव को स्वीकार करता है। अब हमास पर भी ऐसा ही करने का दायित्व है और फिर मध्यस्थों अमेरिका, मिस्र और कतर की मदद से दोनों पक्षों को एक साथ आना होगा। मिस्र और कतर संघर्ष विराम समझौते को अंतिम रूप देने, बंधकों को वापस लाने के इस प्रयास में हमारे 2 महत्वपूर्ण भागीदार हैं। वहीं दूसरी तरफ हमास ने प्रस्ताव को निश्चित रूप से अस्वीकार नहीं किया है, लेकिन कहा है कि ये पहले से सहमत क्षेत्रों से पीछे हट रहा है। हमें और बातचीत की जरूरत नहीं है। जब ब्लिंकन कहते हैं कि इजराइल सहमत हो गया है और फिर इजराइल कहता है कि यह नया दस्तावेज है, इसका मतलब है कि अमेरिकी प्रशासन इजराइल के दबाव के आगे झुक रहा है। पहले बाइडेन के प्रस्ताव में कहा गया था कि इजराइल 2 चरणों में पूरी तरह से पीछे हट जाएगा और पूर्ण युद्ध विराम होगा, जबकि इजराइल की मांगों में केवल 6 सप्ताह के लिए एक अस्थायी युद्ध विराम शामिल है। वहीं इजरायली सेना ने पश्चिमी गाजा शहर के एक स्कूल में बनाए गए हमास के कमांड और कंट्रोल सेंटर को तबाह करने का दावा किया है। इसके अलावा हमास के कई आतंकियों को भी मार गिराने की बात कही गई है, जबकि हमास ने भी जवाबी कार्रवाई में एक इजरायली सैनिक के मारे जाने का दावा किया है। और अब रुक करते हैं अमेरिका महाद्वीप की ओर। अमेरिका के शिकागो में बीते 18 अगस्त को डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन शुरू हुआ। शिकागो कन्वेंशन के पहले दिन राष्ट्रपति जो बाइडेन, फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन और पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने भाषण दिया। बाइडेन जब मंच पर पहुंचे तो थैंक यू जो के नारे लग रहे थे। अपने विदाई भाषण में बाइडेन बहुत भावुक नजर आए और अपने संबोधन में उन्होंने डेमोक्रेट राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस की जमकर तारीफ की। कार्यक्रम के आखिरी दिन गुरुवार 22 अगस्त को कमला औपचारिक समापन भाषण देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अब कुछ महीने ही बचे हैं। ऐसे में चुनाव के लिए देश की दोनों प्रमुख पार्टियों डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप आक्रामक तौर पर प्रचार कर रहे हैं। इस बीच शिकागो में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के पहले दिन राष्ट्रपति जो बाइडेन मुख्य केंद्र में रहे। उन्होंने अपने समर्थकों से लंबे समय तक खड़े होकर तालियां बटोरी और उस पार्टी को विदाई भाषण दिया जिसकी उन्होंने आधी सदी तक सेवा की। इस दौरान बाइडेन ने अपने संबोधन में कहा कि कमला को चुनना मेरा पहला फैसला था जब मैं पार्टी का उम्मीदवार बना और यह मेरे पूरे करियर का सबसे अच्छा फैसला है। वह सख्त हैं, अनुभवी हैं और उसमें बहुत ईमानदारी है। राष्ट्रपति बनने से पहले कमला का चयन करना मेरा पहला निर्णय था और यह मेरे पूरे करियर का सबसे अच्छा निर्णय था। वह बहुत सख्त, अनुभवी और उसमें बहुत ईमानदारी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोग आज़ादी, लोकतंत्र और अमेरिका के लिए वोट करने के लिए तैयार हैं?
क्या आप कमला हैरिस और टिम वॉल्स के लिए वोट करने के लिए तैयार हैं? संबोधन के दौरान जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमेरिका में राजनीतिक हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। ट्रंप जब अमेरिका के बारे में बात करते हैं तो लगता है कि अमेरिका कोई बिखरता हुआ देश है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को बिखरता हुआ देश बताते हैं, तो उस संदेश के बारे में सोचें जो दुनिया को जाता है। वह कहते हैं कि हम हार रहे हैं, असल में वह लूजर हैं। ट्रंप के पिछले कार्यकाल की तुलना में अमेरिका अब अधिक समृद्ध और सुरक्षित है। ट्रंप लगातार अमेरिका में अपराध को लेकर झूठ बोलते रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार और मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कन्वेंशन के पहले दिन राष्ट्रपति बाइडेन का आभार जताया। हैरिस ने कहा कि बाइडेन का ऐतिहासिक नेतृत्व और देश की सेवा करने के लिए शुक्रिया। आपके ऐतिहासिक नेतृत्व के लिए, आपके राष्ट्र के लिए, आपकी आजीवन सेवा के लिए और आप जो कुछ भी करते रहेंगे उसके लिए धन्यवाद। हम आपके हमेशा आभारी हैं। धन्यवाद जो बाइडेन। देश के हर कोने और हर क्षेत्र के लोग अमेरिका के भविष्य के लिए हमारे साझा दृष्टिकोण के लिए यहाँ एकजुट हैं। हम आशावाद, उम्मीद और विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वहीं डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में 2016 में पार्टी की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने अपनी पार्टी की राष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस की तारीफ की। उन्होंने कहा कि कमला हैरिस राष्ट्रपति बनकर हमेशा देश को आगे बढ़ाएंगी। एक दूसरे पर विश्वास और दिलों में खुशी के साथ आइए कमला हैरिस और टीम वॉल्स को व्हाइट हाउस भेजें। कमला के पास हमें आगे ले जाने के लिए चरित्र, अनुभव और दूरदृष्टि है। वह मेहनतकश परिवारों के लिए लागत कम करने के लिए लड़ेंगी, अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियों के लिए दरवाजे खोलेंगी और हाँ, वह पूरे देश में गर्भपात के अधिकारों को बहाल करेंगी। 22 अगस्त तक चलने वाले इस डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में सभी 50 राज्यों से पार्टी के नेता शिकागो पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम में 50,000 लोग शामिल हो रहे हैं, जिसमें 5,000 डेलीगेट्स हैं। हालांकि इस बार का डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन पहले से थोड़ा अलग हो रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2024 के लिए पार्टी उम्मीदवार का चुनाव जीत लिया था। हालांकि पार्टी में कलह के बाद उन्होंने खुद को रेस से बाहर कर लिया। बाइडेन के बाहर होने के बाद डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी ने 6 अगस्त को कमला हैरिस और टिम वॉल्स के नाम का औपचारिक ऐलान कर दिया था। ऐसे में शिकागो में इन दोनों के नाम पर औपचारिक घोषणा होना ही बाकी है। वहीं रिपब्लिकन पार्टी ने जुलाई में ही रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर आधिकारिक रूप से मोहर लगा दी थी। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीनेटर जेडी वेंस के नाम की भी पिछले महीने पुष्टि हो चुकी है। और अब आइए रुख करते हैं यूरोप की ओर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर काकेशियन संघीय जिले के राष्ट्रपति के दूत यूरी चाइका और उत्तरी ओसेशिया गणराज्य के प्रमुख सर्गेई मेनियालो के साथ मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने कुर्स्क क्षेत्र में रूसी सेना के खिलाफ लड़ने वालों की तुलना साल 2004 में बेस्लान स्कूल में बंधक बनाने वाले लोगों से की है। पुतिन ने उत्तरी ओसेशिया राज्य के बेस्लान शहर का दौरा भी किया और उन्होंने कुर्स्क में अपराध के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देने का ऐलान भी किया। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की पूर्वी सीमा रेखा पर हालात कठिन हैं। उन्होंने कहा कि टोरेक्स क्षेत्र में 14 और प्रोवोवस्क क्षेत्र में 34 संघर्षों की सूचना मिली है। इस सबके बीच उन्होंने कहा कि सैनिकों को जुटाने की प्रक्रिया और युद्ध से तबाह अर्थव्यवस्था को चालू रखने के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।